झर नदियाँ सरसर चलती, पवन शुभ तेरे मौसम, वंदे मातरम। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जनजागृति के परिप्रेक्ष्य में कलम से समाज का प्रखर चित्रण करना वैचारिक सशक्तिकरण का एक अहम माध्यम साबित हुआ। इस दिशा में अमूल्य भूमिका निभाई बाबू प्रेमचंद ने। उनकी शुरुआती लेखन को टटोलती एक प्रस्तुति सुनते हैं, माटी और लेखनी। खून का वो आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया का सबसे अनमोल रतन है। ये सोजे वतन की पहली कहानी का अंतिम वाक्य है। 1907 के समय का भारत, जब अंग्रेजी शासन देश प्रेम की पनप रही कोपलों को कुचलने में जुटा था, तब ऐसी पंक्तियां लिखने के लिए कितना हौसला चाहिए था, ये समझना मुश्किल नहीं। लेकिन ये हौसला दिखाया था नवाब राय ने अपनी पहली ही उर्दू कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन में। कहानी बाद में पुस्तक सोजे वतन में 4 और कहानियों के साथ प्रकाशित हुई। नवाब राय से तो परिचित है ना, हिंदी साहित्य के शिखर पुरुष, युग प्रवर्तक, उपन्यास सम्राट, महान लेखक प्रेमचंद। तब वो उर्दू में लिखते थे नवाब राय नाम से। स्वाभाविक ही था कि शिक्षा विभाग में मुलाजिम मुंशी प्रेमचंद को सोजे वतन की वजह से सत्ता का कोप भाजन बनना ही था। साहित्य मर्मज्ञ श्री मजरुल वासे कहते हैं, ये कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार की बर्दाश्त से बाहर था। जिला कलेक्टर हमीरपुर उत्तर प्रदेश ने इसकी सभी उपलब्ध प्रतियां अपने सामने जलवा कर नष्ट करवा दी और लेखक नवाब राय, जो उस समय उप विद्यालय निरीक्षक थे, को सरकारी कर्मचारी होने के कारण और ये चेतावनी देकर क्षमा कर दिया कि आगे से वे अंग्रेज सरकार के विरुद्ध कोई साहित्य नहीं लिखेंगे। 2 विशेष परिवर्तन हुए। प्रथम तो ये कि नवाब राय का नाम बदल गया और वे प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। ये नाम उन्हें अखबार जमाना के संपादक दयाराम निगम ने दिया। और दूसरा ये कि अब उनकी भाषा उर्दू से हिंदी हो गई। अगर साहित्य को समाज का दर्पण कहते हैं तो शायद मुंशी जी सरीखी विभूतियों की वजह से ही, जिन्होंने हिंदी साहित्य में कहानी और उपन्यास विधा को नया आयाम दिया, उसे समाज और आम जन से जोड़ा, उसके संघर्षों को जबान दी, मूल्यों को उकेरा, उसकी अभिलाषाओं को, सरोकारों को मंच दिया, उसकी कुंठा और अंतर विरोधों को उजागर किया, साहित्य को यथार्थवाद के धरातल पर लाए। यूं कहें कि तत्कालीन समाज को समझना हो तो बस प्रेमचंद को पढ़ लीजिए। पर आज चर्चा सिर्फ उनकी पुस्तक सोजे वतन की। साहित्यकार डॉक्टर राम सनेहीलाल शर्मा यायावर। इस कहानी ने अखबार में छपकर उतना ज्यादा हलचल नहीं मचाई, परंतु बाद में जब यह सोजे वतन के रूप में, कहानी के रूप में आई, तो इस कहानी ने हलचल मचा दी। संसार का सबसे अनमोल रत्न, शेख मखमूर, यह मेरा वतन है, शोक का पुरस्कार और सांसारिक प्रेम, इस 5 कहानियों को एकत्र करके उर्दू में सोजे वतन नाम से प्रकाशित किया। बाद में यह प्रेमचंद के जीवन का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। बाद वे हिंदी में सामाजिक कहानियां लिखने लगे और उसके बाद उन पर गांधीवादी प्रभाव बहुत तेजी से हुआ। ये तो हम जानते ही, नौकरी छोड़ी और बाद का जीवन तो उनके कथा सम्राट बनने का है। पुस्तक की कहानियों में से 4 वतन परस्ती के जज्बों से लबरेज हैं, भले ही पृष्ठभूमि अन्यत्र स्थलों की क्यों न हो। जाहिर है अंग्रेजी सत्ता को भला कहाँ अच्छा लगना था। बिला शक सोजे वतन को ले प्रेमचंद पर मुश्किलें तो बहुत आई थी, पर सरकारी तौर पर एलानिया जब्ती को लेकर अलग अलग विचार हैं। प्रेमचंद पर विशद शोध करने वाले साहित्यकार श्री प्रदीप जैन कहते हैं, सोजे वतन प्रकाशित हुआ 1909 में और उसकी जब्ती का जो पहला उल्लेख आता है वो हंस के आत्मकथांक में आता है 1932 में। जमाना प्रेमचंद नंबर जब छपा 1937 दिसंबर में, तो उसमें बाबू रघुपत साहब फिराक गोरखपुरी का लेख है, जिसमें वो लिखते हैं कि जब प्रेमचंद से पहली मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया था कि किस तरीके से वो सोजे वतन की वजह से मुश्किल में पड़ गए थे। तो उससे ये संकेत मिलता है कि सोजे वतन जब्त नहीं हुआ, बात
जिला विद्यालय निरीक्षक तक ही रही और उसने सोजे वतन की प्रतियों को जला दिया। जमाना में सोजे वतन का विज्ञापन लगातार मिलता है। जो किताब जब्त कर ली जाएगी उसका विज्ञापन कैसे छपेगा? सरस्वती में उसकी समीक्षा छपी तब भी उसमें जो है मिलने का पता छपा हुआ था, तो ये तो जब्त नहीं हुई। सोजे वतन पे कोई विभागीय कार्यवाही जरूर हुई और उसके चलते प्रेमचंद को थोड़ी बहुत परेशानी हुई। नवाब राय से प्रेमचंद बनते ही मानो एक नए लेखक का जन्म हुआ, जो साहित्य को नई ऊंचाइयां देने पैदा हुआ था। पुरानी किस्सा गोई के अंदाज को दूर कर साहित्य और समाज की गति को एकमेक करता एक युग प्रवर्तक। नाम बदलने के पीछे सोजे वतन से पैदा हुई कठिनाइयां तो थी ही, लेकिन प्रदीप जैन का शोध कुछ और भी कहता है। जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो उनके ताऊ उन्हें जिस नाम से बुलाते थे, नवाब के नाम से, तो उन्होंने अपना नाम नवाब राय रखा। और सवाल यह है कि उनको नाम बदलने की जरूरत क्या थी? तो मुझे लगता है कि नवाब राय के नाम से जितनी रचनाएं उनकी छपी वो जनता में उतनी लोकप्रिय न हो सकी। प्रेमचंद का नाम जबान पर चढ़ने वाला नाम था। सोजे वतन की कहानियां मुंशी जी के आरंभिक लेखन कार्य की बानगी हैं, तो शायद उनमें प्रेमचंद का वो क्लासिकी अंदाज न दिखे, पर कहानी कहने की कला और उसके मुहावरे तो अपनी जगह बनाने लगे थे। सबसे प्रमुख था देश प्रेम का राग। इन कहानियों की कथा, शिल्प और भाषा की बात कर रही हैं साहित्य मनीषी डॉक्टर मनीषा। प्रेमचंद के लिए कला जीवन से अभिन्न थी। निस्संदेह वह ज्ञान और बुद्धि से भी अभिन्न थी, किंतु उस कला में बनावटीपन नहीं था, टेक्निक की घुसपैठ न थी, बल्कि उसमें इंसानी जिंदगी से बतियाने का दिलचस्प हुनर था। प्रेमचंद के सामने दो प्रकार की उर्दू थी, एक फारसी प्रभाव से युक्त उर्दू तो दूसरी ओर सरल और व्यंजक उर्दू। प्रेमचंद समूची परंपरा का पुनः निरीक्षण करते हैं और इन दोनों शैलियों का उपयोग करते हैं। जब वे सोजे वतन में दास्तानों की शैली में दुनिया का सबसे अनमोल रतन और शेख मखमूर कहानी सुनाते हैं, तो उनका लक्ष्य अपने समय की सबसे बड़ी सच्चाई से ही भेंट कराना था, जिसे हुब्बे वतन कहते हैं। प्रेमचंद के समक्ष कहानी की शैली के लिए कोई दुविधा या संकट की स्थिति कभी नहीं रही। इस संकटहीनता को समझने के लिए सोजे वतन एक सुंदर नमूना है, क्योंकि उसमें दास्तानों की शैली से भिन्न कथा रूप की इश्क़े दुनिया और हुब्बे वतन भी सम्मिलित है। इन सबसे अलग कहानी के कहन का एक रूप यही मेरा वतन है और सिले मातम दिखाई पड़ता है। ये दोनों उत्तम पुरुष शैली की कहानियां हैं। प्रेमचंद अपनी रचनाओं के आरंभ, विस्तार, अंत, घटनाओं के चुनाव, भाषा शैली आदि के विषय में बहुत सचेत थे। वे किसी परफेक्शनिस्ट से कम नहीं थे। समाज की दशा दिशा पर चिंतन का रंग, जो बाद में उनके रचना कर्म की पहचान बन गया, उसकी एक झलक इस संग्रह की एक कहानी ये मेरा वतन में साफ दिखती है। सांस्कृतिक मूल्यों में ह्रास, पश्चिम की अंधाधुंध नकल जब नायक को जड़ों से उखड़ने जैसा लगता है, तो माटी की खुशबू, गांव की संस्कार, लोकाचार उसके रक्षक बन जाते हैं। अवगुण चित ना धरो प्रभु मोरे, अवगुण चित ना धरो प्रभु मोरे, अवगुण चित ना धरो प्रभु मोरे, अवगुण चित ना धरो, अवगुण चित ना धरो प्रभु मोरे, अवगुण चित ना धरो प्रभु मोरे, अवगुण चित। अंत में फिर वहीं ले चलता हूँ जहाँ से शुरू किया था। कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन के एक अंश का पाठ। दिलफिगार उधर मुड़ा तो उसने देखा एक लंबा तड़ंगा आदमी, जिसका मर्दाना चेहरा जान निकलने की कमजोरी से पीला पड़ रहा था। जमीन पर सर झुकाए पड़ा हुआ है, सीने से खून का फव्वारा जारी है, मगर तलवार उसकी मूठ पंजे से अलग नहीं हुई है। उसने पूछा, ऐ जवां मर्द, तू कौन है? नौजवान ने आंखें खोली और वीरों की तरह बोला, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूं?
क्या आज तुमने मेरी इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का सपूत हूँ। ये कहते कहते उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और आबदार शमशीर फिर अपना जौहर दिखाने को मचल उठी। जुल्फिकार समझ गया, ये तो मुझे अपना दुश्मन समझ रहा है, तो नरमी से बोला, ऐ जवां मर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूं, मैं तो खुद अपने वतन से निकला एक गरीब मुसाफिर हूं। ये सुन घायल सिपाही मीठे स्वर में बोला, अगर तू मुसाफिर है तो आ मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा। यही 2 अंगुल जमीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है, सिवाय मौत के इसको मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मगर अफसोस, तू ऐसे वक्त आया जब मैं तेरा आतिथ्य सत्कार करने के योग्य नहीं। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया, मगर हमने हमलावर दुश्मन को बता दिया कि राजपूत अपने देश के लिए कैसी बहादुरी से जान देता है। ये आसपास लाशें जो तू देख रहा है, ये उनकी हैं जिनको मेरी तलवार ने मौत के घाट उतारा है। गोया अब मैं बेवतन हूं और इसी जमीन पर मर रहा हूं। मैं अपने ही देश में गुलामी के लिए जिंदा रहूं? नहीं, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा। इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं मेरे दोस्त, मुमकिन नहीं। भारत माता की जय। यकीनन देश प्रेम सबसे बड़ा प्रेम है, मातृभूमि की भक्त सबसे बड़ी भक्त है और प्रेमचंद हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा रत्न है। इस कार्यक्रम का आलेख अनुपम पाठक, वाचन स्वर श्री कृष्ण और अनुपम पाठक, प्रस्तुतकर्ता श्री कृष्ण, आकाशवाणी आगरा। माटी और लेखनी।